नमस्कार मंडळी, कशा आहात सर्व? आय होप सर्व मजेतच असणार. आणि त्या प्रकारे माझा नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न तो म्हणजे अभ्यास करताय ना? हाँ सर, हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं मयूर निंबेकर आपका बायोलॉजी टीचर स्वागत करता हूं इंडिया के मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर। और उसी के साथ तहे दिल से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से बैच 9th क्लास की, जिसका नाम है यथार्थ मराठी। तो बच्चा लोग, हमने जो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो चैप्टर है शुरुआत कर दिया था। फर्स्ट लेक्चर उसका कंप्लीट हो गया भाई, बहुत सही था। हेरिडिटी के बारे में बात करी, क्या क्या उसमें बात करी एक बार हमने रिकैप कर लेते उस सारी चीजों का, ठीक है। हेरिडिटी के बारे में हमने बात करी। हेरिडिटी मतलब क्या होता है बच्चा लोग? हमने बताया था कि ये अगर समझ लो ये ए जनरेशन है जो है पेरेंट की जनरेशन, इसमें से कैरेक्टर बी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ए जनरेशन से जो कि है पेरेंट जनरेशन, उसके कैरेक्टर बी जनरेशन यानी कि हमारे ऑफस्प्रिंग वाली जनरेशन में क्या होता है? ट्रांसफर होते हैं वाया जीन्स। वाया मतलब उसके थ्रू, जीन्स के थ्रू, इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। सही बात है, एकदम सही बात है भाई। ये जो मैकेनिज्म है कि एक जगह से जो जीन के थ्रू है अपने कैरेक्टर्स बी जनरेशन में जाना, ए जनरेशन से कैरेक्टर बी जनरेशन में जाना, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने क्या किया था? इस प्रोसेस को क्या कहा था हमने? इनहेरिटेंस। बराबर है, इनहेरिटेंस। ठीक है, हमने ये कहा था, डिस्कस किया था हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। फिर इनहेरिट कैसे होते हैं ट्रेड्स, हमने ये बोला था कि कलर्स कैसे होते हैं, क्या होता है, जीन होता है, जीन जो है पूरा का पूरा इसको कंट्रोल करता है। बराबर है। और मैंने ये भी बोला था कि जीन, डीएनए, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, जो कि है आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। और उसके बाद हमने क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस किया था। क्रोमोसोम के अलग अलग टाइप्स किए थे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ये किस बेसिस पर पढ़े थे? ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहां कहां पर प्रेजेंट है? अगर वो एकदम सेंटर में प्रेजेंट है, पी और क्यू आर्म हमारा एग्जैक्टली सिमिलर लेंथ का है, तो हम उसको क्या कहेंगे? मेटासेंट्रिक। अगर समझ लो वो किस तरह से शेप करेगा? वी वाला। अगर समझ लो भाई कि हमारा सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा सा आजू बाजू में ऊपर या नीचे है, तो क्या हो जाएगा? एल शेप का वो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, क्योंकि उसका जो एक आर्म होगा पी आर्म, वो थोड़ा सा छोटा होगा। क्यू आर्म कैसे होगा? थोड़ा सा लंबा होगा। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक मतलब क्या किया था? एकदम टर्मिनल पे ना जाते हुए थोड़ा सा टर्मिनल के ऊपर, मतलब एक टोक पे जो है ना, उसके थोड़ा सा नीचे क्या होगा? हमारा सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा। तो एक जो आर्म है बहुत छोटा होगा, एक आर्म जो है बहुत लंबा होगा। वो लंबा वाला आर्म कौन सा होगा? क्यू आर्म होगा। वो शेप कैसे फॉर्म करेगा हमारा क्रोमोसोम? वो जे शेप करेगा। और तीसरा, चौथा सा था, वो था टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक मतलब एक सेंट्रोमियर जो है एकदम टॉप पे रहेगा, एक एंड पर रहेगा। बराबर है, उसको हमने कहा था टीलोसेंट्रिक। फॉर एग्जाम्पल, वो तो ह्यूमन में नहीं पाया जाता, देखा जाता है, लेकिन वो रैबिट वैबिट में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। माउस वाउस में, उसके जीनों में देखने को मिलता है हमें। सेंट्रोमियर एकदम टॉप पे था, उसके नीचे एक ही आर्म होगा, पी आर्म वाम वाम ऐसा कुछ नहीं, एक ही आर्म होगा उस क्रोमोसोम में। ये हमने बात डिस्कस की थी, एकदम बराबर से डिस्कस की थी। ये चीजें हमने सारी की सारी यहां पर डिस्कस करी थी पिछले लेक्चर में। आई होप आपने सब देख लिया। और मैं हर बार बोलता हूं भाई, डीपीपी सॉल्व किया करे, नाही केलं तर तो तुमचा नुकसान आहे। पण डीपीपी जर सॉल्व केली तर तुम्हाला कॉन्सेप्टचं पूर्ण, तुम्ही काय काय कॉन्सेप्ट घेतलाय तुम्ही आमच्याकडनं, तो व्हॅलिडेट करण्यासाठी तुम्हाला डीपीपी सॉल्व करणं आवश्यक असतं। बरोबर आहे, काही वेळ नाही लागत, थोडासा आहे बिलकुल। जर कॉन्सेप्ट क्लिअर असतील तर तुरंत 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 मध्ये होतं। बरोबर आहे। चला, तर आज आपण काय काय बघणार आहोत ते आपण बघूया। टॉपिक्स टू बी कवर्ड काय काय बघणार आहोत? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, भाई इसको कहते हैं डीएनए। हम बार बार बोलते हैं डीएनए डीएनए। ये डीएनए क्या होता है आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। त्यानंतर आपण बघणार आहोत जीन्स, जे आता म्हटलं हेरिडिटरी कॅरेक्टर, म्हणजे एक जनरेशन पासून कॅरेक्टर दूसऱ्या जनरेशन पर्यंत घेऊन जातो कौन? वो था भाई हमारा जीन। तो वो जीन क्या होता है एक्चुअल में, वो आज हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब आरएनए। डीएनए, आरएनए। अब ये आरएनए किस तरह से फंक्शन करता है, उसके कितने कितने टाइप्स पड़ते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चा लोग, इतनी बात सबको क्लियर है? तर चला आता आपण लवकरात लवकर या टॉपिकला सुरुवात करूया। तो सबसे पहले टॉपिक आता है, वो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो भाई डीएनए का जो लॉन्ग फॉर्म है वो आपको याद रहना चाहिए, कौन सा है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए। डी
डीएनए, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले क्या हुआ, ये देखो, डीएनए इज द लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब ये एक न्यूक्लिक एसिड, दूसरा इसको ज्वाइंट, तीसरा इसको ज्वाइंट, चौथा इसको ज्वाइंट, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड एक दूसरे को जुड़ कर एक लॉन्ग चेन बनती है, और उसी को हम कहते हैं डीएनए, ये तो होगा एक बेसिक मॉडल। अब ये न्यूक्लिक एसिड के बारे में किसने सर्च किया था, किसने रिसर्च किया था, किसने उसको ढूंढ के लाया, वो थे हमारे फ्रेडरिक मिशर। कौन थे हमारे? फ्रेडरिक मिशर। देखो, न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द स्विस बायोकेमिस्ट, कहां से थे? स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिशर्स इन 1869। तो जब वो डब्ल्यूबीसीज के तरफ, मतलब जो होता है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, जैसे आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, वैसे ही होते हैं डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स, जब उनके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे, तब उनको वहां के डब्ल्यूबीसीज के न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड पाया गया। ये एसिड उनको मिला, कौन सा? न्यूक्लिक एसिड। क्या हुआ था? बात ध्यान से सुनो। फ्रेडरिक मिशर क्या कर रहे थे भाई हमारे? ये जो अंकल जी थे वो क्या कर रहे थे? अंकल जी ने भाई साइंटिस्ट है, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, ठीक है, ऐसे मत बोलो, ठीक है, मैंने बोल दिया। उन्होंने क्या किया था? वो काम कर रहे थे हमारे डब्ल्यूबीसीज पर, ठीक है। जब डब्ल्यूबीसीज के न्यूक्लियस तक पहुंचे, उनको एक एसिड मिला, अब वो एसिड न्यूक्लियस के अंदर मिला, इसलिए उन्होंने नाम दे दिया उसको न्यूक्लिक एसिड, उसको न्यूक्लिक एसिड। अब देखो, डीएनए इज कॉल्ड एज अ मास्टर मॉलिक्यूल। अब भाई मास्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। पहली बात तो ये सेल के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर सेल डिवीजन की बात करें, ठीक है, सेल में जो अलग अलग बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस जो होते हैं, ठीक है, सेल की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि हमारा डीएनए, जो कि इस तरह से दिखता है, ठीक है, डीएनए। अब बहुत बार आपने सुना होगा डीएनए। अब आपको पता चल गया उसका लॉन्ग फॉर्म, जो कि होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो कि होता है लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड का फर्स्ट डिस्कवरी की थी वो थे हमारे साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिशर्स, बराबर है, जो थी स्विस बायोकेमिस्ट। अब भाई इस डीएनए का एक्चुअल में हम क्या करते हैं? इसका जो है स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक। तो न्यूक्लिक एसिड का शोध किसने लगाया था? न्यूक्लिक एसिड का किसने मतलब फाइंड आउट किया था? फ्रेडरिक मिशर ने। अब जो डीएनए जो है, पहले बहुत मतलब ऐसे चर्चा हुई थी कि डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, एक ही स्ट्रैंड होगा उसमें। किसी ने बोला कि डीएनए जो है वो 3 स्ट्रैंड का बना होगा। फिर एक्चुअल में डीएनए जो होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। डबल स्ट्रैंडेड मतलब ये एक न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड, ये एक न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड, ये क्या होते हैं? एक दूसरे में लपेट गए, तो ये कैसे होगा? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल दिस, देख लो भाई, इस तरह से होता है। ये एक स्ट्रैंड और ये एक स्ट्रैंड, देखो इस तरह से क्या हो रहा है? एक दूसरे में लपेटा जा रहा है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। किसने फाइंड आउट किया था? वो थे हमारे वॉटसन एंड क्रिक, ये दोनों साइंटिस्ट थे। इन्होंने फाइंड आउट किया, क्या किया था कि डीएनए इज प्रेजेंट इन अ डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म। देखो, द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। तो भाई ये जो है बात अपने दिमाग में पूरी तरह से बिठा दो, क्या करना है उसको, क्या कैसे नहीं करना वो आप देख लो। लेकिन ये जो बात है, कौन सी बात मैं कह रहा हूं? ये जो बात है प्यारी सी बात है, इस बात को आप ध्यान में रख दीजिए कि वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में क्या दिया था कि डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर का पूरा जो मॉडल था, ये मॉडल किन्होंने दिया था? ये वॉटसन एंड क्रिक ने। इतनी बात सबको क्लियर है? आता बघा डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पैरेलल स्ट्रैंड। डीएनए आर मेड अप ऑफ 2 पैरेलल स्ट्रैंड are coiled around each other to form a double helix.
ठीक आहे बच्चा लोक. बघा काय होतंय, डीएनए काय बनलाय, दोन पॅरलल स्ट्रँड आहेत. फॉर एक्झाम्पल आपण रेल्वेची पटरी जर पकडली, रेल्वेचा जो ट्रॅक आहे तो कसा धावतो, पॅरलल. एक इकडे एक पटरी असते इकडे, आणि ते पटरी काय होतात, पॅरलली धावतात. ठीक है. फिर अब क्या करो आप, फिर एक इमेजिन कर लो कि जो लैडर है, लैडर मतलब जो सीढ़ी आप चढ़ते ऊपर ऊपर ऊपर, बांबू की बनी होती है या किसी की भी, उसको पूरा फ्लेक्सिबल बना दो भाई. फ्लेक्सिबल मतलब पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल. आप उसको पकड़ के ऐसे मोड़ दो, वो मुड़ जाएगी. इस तरह से कर दो. फिर आप क्या करो, उस लैडर को जो है ना ऐसे मोड़ो, ऐसे बिल्कुल ऐसे मोड़ो. सेम आपको डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर मिलेगा, एज लाइक दिस, सेम टू सेम ऐसे. तो डीएनए क्या है, डीएनए का अगर हम मॉडल समझना चाहे तो हमें क्या करना होगा कि एक फ्लेक्सिबल लैडर है, फ्लेक्सिबल जो हम चढ़ते हैं सीढ़ी, फिर फ्लेक्सिबल सीढ़ी को ऐसे मोड़ दो. ठीक है, राइट हैंडेड में ऐसे ऐसे मोड़ दो. देखो मेरा हाथ, देखो कैसे जा रहा है ये डीएनए, ऐसे जा रहा है नहीं, ये कैसे है, राइट हैंडेड डीएनए, राइट हैंडेड, बराबर है. कैसे है, राइट हैंडेड. इस तरह से देखो, ये देखो ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये देखो इस तरह से ये क्या होते जा रहा है, ऐसे गोल 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 घूमते जा रहा है. क्लॉकवाइज ये क्या होते जा रहा है भाई, गोल ये घूमते जा रहा है. ठीक है, ये है डीएनए का स्ट्रक्चर. कैसे है, डबल स्टैंडर्ड. इसको मैं अगर खोल दूं तो आपको क्या लगेगा कि ये और ये जो है स्टैंड, दोनों के दोनों ऐसे पैरेलल ऐसे है, वो क्या होते रहे, पैरेलल एक दूसरे के ऐसे स्टैंड है. लेकिन इन पैरेलल को मैंने क्या कर दिया, इनको मैंने ऐसे मोड़ कर ऐसा जो है ऐसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. बात सबको क्लियर है, बात सबको कर रहे हैं. ओके, देखो ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. तो भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए जो है बना किससे होता है, वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड से. अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है मैं आगे आपको बताने वाला हूं. उसके पहले हम एक जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो जान लेते हैं. ठीक है, अब डीएनए का अगर मैं डायमीटर देखता हूं, डीएनए का अगर मैं डायमीटर अगर देखता हूं तो वो कितना है, 2 नैनोमीटर. ठीक है, अब देखो भाई आपको यहां पर एक चीज दिखेगी कि ये जो डीएनए है इस तरह से, ये जब ऐसा पूरा घूमेगा, मतलब जब इसको ऐसा ऐसा ट्विस्ट करेंगे, इसको ऐसा पूरा का पूरा ट्विस्ट करेंगे कि 360 डिग्री, जब ये 360 डिग्री ट्विस्ट करेगा, ठीक है, तब इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए, इसमें हो गए 10 न्यूक्लियोटाइड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहां पर होते. ठीक है, सॉरी 10 यहां तक है. ठीक है, तो ये 10 न्यूक्लियोटाइड का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.4 नैनोमीटर. 3.4 नैनोमीटर. ठीक है, 3.4 नैनोमीटर क्या है भाई, हमारा 10 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस है. अब एक न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस कितना होगा भाई, चलो भाई इसको, इस 10 को इधर लेके आओ, 3.4 नैनोमीटर को डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1 न्यूक्लियोटाइड. तो 1 न्यूक्लियोटाइड का कितना होगा डिस्टेंस, 1 न्यूक्लियोटाइड का 0.34 नैनोमीटर. 0.34 नैनोमीटर. तो आप देख पा रहे हो ये एक जो न्यूक्लियोटाइड है, यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, वो है भाई 0.34 नैनोमीटर. 0.34 नैनोमीटर. और ये जो 10 न्यूक्लियोटाइड है, इन मतलब ये ऑल टोटल ये कितना डिस्टेंस हो रहा है, ये ऑल टोटल हो रहा है 3.4 नैनोमीटर. और एक न्यूक्लियोटाइड, दो कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना डिस्टेंस है भाई, वो है 0.34 नॅनोमीटर. समजलाय का पूर्णच्या पूर्ण कसा आहे. दोन पॅरलल स्ट्रँड आहेत, त्याला तुम्ही काय केलं, ट्विस्ट केल्यानंतर ठीक आहे अशा प्रकारे स्ट्रक्चर बनला. आणि जेव्हा तुम्ही 10 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रँड जेव्हा तुम्ही बघता, 10 न्यूक्लियोटाइड बघताय, त्यांचा जो टोटल डिस्टन्स बघितला तुम्ही, येतो त्याला येतो 3.4 नॅनोमीटर. आता तो मीटर मध्ये किती होते तो तुम्ही कन्वर्ट करा. ठीक आहे, सर्व काही देण्यात येणार नाही. ठीक आहे, आणि जेव्हा हा एक 360 टर्न करतो, जेव्हा एक 360 टर्न जेव्हा होतो एक आपला डीएनएचा मॉलिक्यूल, तर याच्यामध्ये किती एकूण न्यूक्लियोटाइड असतात पूर्ण 10 न्यूक्लियोटाइड. किती असतात, 10 न्यूक्लियोटाइड असतात. ठीक आहे, तर हा झाला आपला ओव्हरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. आता जेव्हा मी म्हणतोय की ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो भाई ये न्यूक्लियोटाइड है क्या, तो भाई देखो न्यूक्लियोटाइड है क्या. न्यूक्लियोटाइड देखो, सिंपल सी बात है, बहुत इजी तरीके में जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके में जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे लेकिन बहुत सही से समझेंगे. ठीक है, ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो डीएनए का जो खेला है वो आपको जीवन भर खेलना है. मैं क्या बोल रहा हूं, डीएनए का स्ट्रक्चर आपको एक बार दिमाग में बिठा लिया तो बिठा कर ही रखना है, उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये आपको हर बार आते जाएगा.
9 से निकलो 10th में आएगा, 10 से निकलो 11th में आएगा, 11 से निकलो 12th में आएगा। ऐसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, आगे आगे जितना आप पढ़ोगे तब तक आपका डीएनए बिल्कुल भाई साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि डीएनए आपके खुद में बसा है भाई, आपके आपके एक एक सेल में डीएनए बसा है, समझ रहे हो? तो इसको भाई छोड़ना नहीं है। अब देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बात ध्यान से देखो। इट इज मेड अप ऑफ अ डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजन बेस। तो भाई इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं, इस चीज को मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं कि किससे बना होता है हमारा, किससे बना होता है हमारा डीएनए, कि यहां पर होता है एक पेंटोस शुगर। कौन सा? पेंटोस शुगर। तो देखो भाई किस तरह से होता है मैं दिखाता हूं कि ये होता है एक शुगर, ठीक है, ओके। इसके यहां पर क्या है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, और यहां पर होता है इसका एक फिफ्थ कार्बन, ठीक है, ये फिफ्थ कार्बन। अब बात ध्यान से सुनना, बात ध्यान से सुनना, बड़े ही कान लगाकर सुनना। तो फर्स्ट कार्बन पर जो है यहां पर एक नाइट्रोजन बेस ऐड होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, नहीं दोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। कहां पर? पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। अब इसको डीऑक्सी क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो सेकंड वाला हमारा जो कार्बन है, सेकंड वाले कार्बन पर जो है ऑक्सीजन अब्सेंट होता है इन डीएनए। ये जो पेंटोस शुगर दिख रहा है आपको, इस पेंटोस शुगर में जो है सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, इसलिए इसको कहा जाता है डीऑक्सी। मतलब ऑक्सीजन जो है एब्सेंट है, कौन से? सेकंड कार्बन पर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं इस न्यूक्लियोसाइड को एक जो है फॉस्फेट का ग्रुप यहां पर ऐड कर देता हूं, तो मैं इसको जो है यहां पर एक फॉस्फेट का ग्रुप ऐड कर देता हूं, तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। इसको हम क्या कहेंगे भाई? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अरे मैंने क्या कर दिया भाई यहां पर, देखो ये, थोड़ा सा रुको भाई, थोड़ा सा रुको मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ रहे होगे, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा कि न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या होता है कि ये राइबोज शुगर, ठीक है, पेंटोज, सॉरी राइबोज नहीं, पेंटोज शुगर, पेंटोस शुगर पर जब मैंने नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया। अब नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, कौन से होते हैं, मैं बताने वाला हूं। नाइट्रोजन बेस और ये पेंटोस शुगर मैंने जोड़ दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। लेकिन इस पेंटोस शुगर के फिफ्थ कार्बन पर अगर मैंने फॉस्फेट का ग्रुप ऐड कर दिया, तो उस टोटल स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो देखो भाई मैंने क्या किया, डीऑक्सीराइबोस शुगर, देखो भाई डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस, तो भाई देखो नाइट्रोजन बेस ऐड कर दिया। फिर इस राइबोस शुगर के फिफ्थ कार्बन पर अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता हूं, तो ऑल टोटल बनेगा ये न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा? ऑल टोटल न्यूक्लियोटाइड। पेंटोस शुगरचा, पेंटोस शुगर आहे, त्याच्यात सेकंड कार्बनला काय ऑक्सिजन ऍब्सेंट आहे, म्हणून याला काय म्हणतात? डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक आहे। आता डीऑक्सीराइबोस शुगरवर फर्स्ट कार्बनला काय असतो? आपला नाइट्रोजन बेस ऍड असतो, ठीक आहे, एवढी गोष्ट क्लिअर। तर या जो स्ट्रक्चर आहे, इस स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो? या स्ट्रक्चरला म्हणतो न्यूक्लियोसाइड। पण जेव्हा या पेंटोस शुगरच्या फिफ्थ कार्बनला जेव्हा मी फॉस्फेट ग्रुप ऍड करतो, जेव्हा फॉस्फेट ग्रुप ऍड करतो, त्याला ऑल टोटल स्ट्रक्चरला म्हणतात न्यूक्लियोटाइड। एवढं गोष्ट क्लिअर आहे? न्यूक्लियोटाइड आर ऑफ 4 टाइप बिकॉज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस। तर हे जे नाइट्रोजन बेसेस आहेत ते किती आहेत? 4 टाइपचे आहेत। बात सब ध्यान में रखो, मैं बोल रहा हूं ये क्या स्ट्रक्चर है, मैं समझाने वाला हूं। बात ये है कि पहले ये न्यूक्लियोटाइड का आप स्ट्रक्चर समझो, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर है वो चार डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। किसके बेसिस पर बने? इस पे जो नाइट्रोजन बेसिस लगे हैं ये होते हैं 4 टाइप के। ये कितने होते हैं? 4 टाइप के। अब कौन से देखो भाई, नाइट्रोजन बेसिस देखो कौन से? एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनाइन, ग्वानाइन,
साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं किसमें? डीएनए में, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में। कौन से? एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब इनको जो है 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एडेनाइन और ग्वानिन को कहा जाता है प्यूरिन, और साइटोसिन और थाइमिन को कहा जाता है पाइरिमिडिन। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? बात ध्यान से देखो, बात ध्यान से देखो, बात ध्यान से देखो। क्या बोल रहा हूं कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? एक राइबोस शुगर होता है, उसमें नाइट्रोजन बेस लगा होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन उस पर अगर हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं तो वो हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को जुड़ जुड़कर लंबी चेन बनाते हैं, और उसी को हम कहते हैं भाई, क्या कहते हैं उसको? डीएनए। डीएनए। अब डीएनए क्यों कहा जाता है, डीऑक्सी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेकंड कार्बन जो है इस पेंटोस शुगर के, वहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ठीक है। अब देखो मेरी प्यारी बात, मैंने क्या बोला था कि नाइट्रोजन बेसिस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। उसके अब 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस हो गए तो 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। सीधी सी बात है भाई, कुछ गलत कहा मैंने? बिल्कुल भी नहीं कहा। तो ये जो एडेनाइन है और ग्वानाइन है, इसको कहा जाता है प्यूरिन। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैं देखो आपको, ये क्या है हमारा? देखो भाई, यहां पर क्या दिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखो, ये बहुत सही चीज है, ये बहुत सही चीज है। ये देखो, हमें यहां पर पेंटोस शुगर दिख रहा है। पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पर क्या दिख रहा है हमें? एक नाइट्रोजन बेस दिख रहा है जो कि है थाइमिन। इसके 5th कार्बन का क्या दिख रहा है हमें? 5th कार्बन का क्या दिख रहा है भाई? हमें दिख रहा है फॉस्फेट का ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब इसके 3rd ग्रुप पर ये वाला सेकंड वाले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, ठीक है। अब देखो इस तरह से एक एक क्या होता जा रहा है? न्यूक्लियोटाइड एक ऐड होते जा रहा है, एक ऐड होते जा रहा है। और अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये क्या है हमारा? ये पेंटोस शुगर, इसके फर्स्ट कार्बन पर ये थाइमिन अटैच है। कौन अटैच है भाई? ये थाइमिन अटैच है, ठीक है, ये थाइमिन अटैच है। थाइमिन किस में आता है? थाइमिन आता है हमारे पाइरिमिडिन में, और यहां पर क्या है? एडेनिन। तो अगर आप ध्यान से देखते हो, एडेनिन अगर देखते हो और थाइमिन अगर देखते हो, तो थाइमिन जो है एक सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन एडेनाइन जो है वो क्या है भाई? डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर है। वो क्या है? डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर है। तो जो प्यूरिन होते हैं वो क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। वो क्या होता है? डबल रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मयूर सर ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान ले लो अगर लेना हो तो, ठीक है। और पाइरिमिडिन क्या है भाई? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। यहां पर आपको पूरा दिख रहा होगा, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। बात सबको क्लियर है? बात सबको क्लियर है भाई? एक बार बताओ, बात सबको क्लियर है? सही है, चलो आगे बढ़ते फिर, चलो आगे बढ़ते फिर, ठीक है। अब देखो क्या बोला मैंने कि हमारा जो डीएनए होता है वो होता है लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी देख लिया, और न्यूक्लियोटाइड के 4 डिफरेंट टाइप होते हैं वो भी देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। यहां पर देखो, ये एक प्यूरिन वाला एक है यहां पर अपना न्यूक्लियोटाइड। अरे ये क्या होगा, व्हाइट वाला ले लिया क्या मैंने कलर? ओके, चलो 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 भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, कलर तो मुझे चेंज करने दो। अच्छा, ओके ओके ओके, कोई गड़बड़ी नहीं, ठीक है। ये देखो, ये प्यूरिन वाला एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये प्यूरिन वाला एक क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड होगा। ये देखो यहां पर क्या दिख रहे हो आप यहां पर देख रहे हो कि ये क्या होगा? ग्वानिन वाला एक स्ट्रक्चर है। यहां पर अगर आप देख रहे हो साइटोसिन वाला एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे अलग अलग न्यूक्लियोटाइड क्या होते जा रहे हैं? मर्ज होते जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़कर एक लंबी सी चेन बना रहे। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या देखते हैं कि ये एक स्ट्रैंड बन गया है न्यूक्लियोटाइड का। अब इसके अपोजिट भी एक स्ट्रैंड बनता है, इसके अपोजिट भी एक स्ट्रैंड बनता है। किस तरह से बनता है? अब इनके बीच में होता है बॉन्डिंग। अब इसके बीच में होता है बॉन्डिंग। अब बॉन्ड कैसे तैयार होगा वो देख लीजिए कि ये जो नाइट्रोजन बेस है, ये जो नाइट्रोजन बेस है, ये होते हैं अंदर की तरफ, ये होते हैं अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ होने के वजह से जो हमारा थाइमिन है, वो जो हमारा थाइमिन है, जो हमारा थाइमिन है, अरे क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? देखो, ये जो हमारा थाइमिन है वो कभी भी बॉन्ड बनाता है एडेनिन के साथ। अगर इस स्ट्रैंड पर, यहां पर समझो थाइमिन वाला न्यूक्लियोटाइड है,
तो ये पेयर करेगा या इस स्ट्रैंड के एडेनिन पर। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन, मतलब अगर ये ए यहां पर है तो कभी भी बॉन्ड करेगा टी के साथ। एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद द थाइमिन, या फिर थाइमिन ऑलवेज बाइंड विद द एडेनिन। और जो हमारा ग्वानाइन है इज ऑलवेज पेयर विद द साइटोसिन, जो हमारा ग्वानिन है वो ऑलवेज पेयर विद द साइटोसिन। यहां पर आपको दिख रहा होगा साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ पेयर कर रहा है, एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ पेयर कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड है आपको ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थाइमिन के साथ, और ग्वानिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, वो बनाता है साइटोसिन के साथ। तो यहां पर बॉन्ड बनते गए और बॉन्ड बनते गए, इनके अंदर क्या आ गया, ट्विस्ट आ गया। तो ये क्या हो गया भाई, डीएनए हो गया। यहां पर न्यूक्लियोटाइड का एक पूरा का पूरा स्ट्रैंड है, यहां पर न्यूक्लियोटाइड का एक एक पूरा का पूरा चेन है, पूरा की पूरी चेन है। यहां पर क्या हो रहे, जो हमारे नाइट्रोजन बेस है वो अंदर की तरफ है, और अंदर की तरफ नाइट्रोजन बेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। यहां पर जो बॉन्ड दिख रहे हैं, यहां पर देखो, यहां पर एक बॉन्ड, यहां पर एक बॉन्ड, यहां पर, यहां पर, यहां पर जो बॉन्ड दिख रहे हैं ना, वो बॉन्ड कौन से है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, यहां पर न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, अंदर की तरफ क्या है, हमारे नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में ही ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं, एक दुसऱ्यामध्ये काय करतात अशा प्रकारे बॉन्ड बनवत आहेत। आणि बॉन्ड बनल्यानंतर हे काय करतात, हे ऐसे ट्विस्ट होऊन चालले, आणि ट्विस्ट होऊन काय होतं आपला, अशा प्रकारे आपला ट्विस्टेड जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनत आहे। इस तरह से बनता है हमारा भाई डीएनए, इस तरह से बनता है भाई हमारा डीएनए, समझ रहे हो, इस तरह से बनता है हमारा डीएनए। बहुत मैंने यहां पर केओस कर दिया, लेकिन आप ध्यान से देखना इस चीज को। नोट्स कहां पर मिलेंगे ये सारे के सारे, पीडब्ल्यू ऐप पर जाना, वहां पर यथार्थ बैच में जाना, रिस्पेक्टिव बैच में, यथार्थ बैच में, और वहां पर आप देखोगे कि तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, बात सही सी है। तो ये था हमारा भाई, क्या था, डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर था, ठीक है। क्या होता है, एडेनाइन बॉन्ड करता है थाइमिन के साथ, और ग्वानिन बॉन्ड करता है साइटोसिन के साथ। तो आप देख रहे होगे एडेनिन तो प्यूरिन है और थाइमिन तो पिरिमिडिन है। तो क्या हो रहा है, प्यूरिन और पिरिमिडिन का क्या हो रहा है, कभी भी बॉन्ड बनता है। कभी भी एडेनाइन ग्वानिन के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा, प्यूरिन प्यूरिन का बॉन्ड नहीं बनता, प्यूरिन और पिरिमिडिन ये दोनों का बॉन्ड बनता है हर बार, समझ लो हर बार। तो डीएनए में कभी भी एडेनिन थाइमिन के साथ भाई भाई करेगा, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ भाई भाई करेगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि साइटोसिन के साथ थाइमिन चला गया और एडेनिन के साथ ग्वानिन चला गया, नहीं। प्यूरिन और पिरिमिडिन ये क्या है भाई, ये एक दूसरे के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। बात सबको क्लियर है, बात सबको क्लियर है। चलो भाई तो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ये जो है हमारा जीन्स जो करता है ए जनरेशन से कैरेक्टर बी जनरेशन तक ट्रांसफर, कौन करता है भाई, ये करता है हमारा जीन, ये करता है हमारा जीन। तो अब ये जीन होता क्या है एग्जैक्टली वो देखेंगे। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, ये तो सबको पता है कि ये डीएनए है। ये डीएनए जो है कॉम्पैक्ट हो होकर ये क्या बनता है भाई, क्रोमोसोम बनता है, जो हमने पिछली वाले क्लास में देख लिया था। ओके चलो ये पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जीन इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ द डीएनए। डीएनए क्या होता है हमने देख लिया भाई, डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह से परफॉर्म होता है वो भी हमने देख लिया। डीएनए कुछ तो भी इस तरह से होता है। अब देखो डीएनए जो है हम बोलते हैं कि क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा जेनेटिक्स जो है, हमारे पूरे के कैरेक्टर जो है वो डीएनए पर होते हैं डिपेंड, कि किस तरह से डीएनए मम्मी पापा से आ रहा है और किस तरह से हो रहा है। लेकिन डीएनए में भी एक छोटा सा सेगमेंट होता है जो कि आपका पर्टिकुलर कैरेक्टर कंट्रोल करता है, उसको कहा जाता है भाई जीन। तो देखो जीन इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ द डीएनए, ये पूरा का पूरा डीएनए है भाई, लेकिन जीन क्या है, उसमें से भी एक छोटा सा स्मॉलेस्ट सेगमेंट है। एवढ्या मोठ्या लांब डीएनए मधून पण छोटासा जो सेगमेंट आहे त्याला आपण काय म्हणतो, त्याला म्हणतो आपण जीन, जीईएनई, जीईएनई, स्मॉलेस्ट सेगमेंट। जीन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा, कि जीन इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी। क्योंकि हेरिडिटी हो क्या रहा है, हेरिडिटी मतलब होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू
नेक्स्ट जनरेशन मतलब मम्मी पापा से कैरेक्टर आप में आ जाना, ये किसके वजह से हो रहा है? ये हो रहा है भाई पूरे के पूरे जीन्स के वजह से, ठीक है। इसलिए जीन्स को, ये तो पूरा का पूरा डीएनए ट्रांसफर होगा, लेकिन डीएनए में भी एक छोटा सा सेगमेंट होता है, स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है, उसको कहा जाता है जीन्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? जीन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स की वजह से क्या हो रहा है? हेरिडिटी ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। इट कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल एंड ऑफ द बॉडी। तो भाई अगर ये समझ लो, अगर ये समझ लो, ये क्या है? जीन है। अब इसके पास जो है, मेरे कान का जो है, कान का जो है क्या बन रहा है भाई? इसके ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, ठीक है। यहां पर देखो, द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन इज स्टोर्ड इन द जीन। तो एक जो पर्टिकुलर ये प्रोटीन है, जो कान का स्ट्रक्चर बनाने वाला प्रोटीन है, वो कहां पर है? इस जीन पर, ठीक है, इस जीन पर। तो ये इंफॉर्मेशन इसके पास है इस पर्टिकुलर प्रोटीन के बारे में। तो मुझे बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर और फंक्शन कंट्रोल नहीं कर सकता? अगर समझ लो ये जीन ही गायब हो गया मेरे डीएनए से, मेरे डीएनए से जीन ही गायब होगा, तो मयूर सर बिना कान वाले दिखेंगे आपको। मयूर सर जो है वो क्या दिखेंगे? कान ही नहीं होगा मयूर सर को, क्योंकि ये जीन ही गायब है, क्योंकि इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, ये कान का स्ट्रक्चर और फंक्शन कंट्रोल करने वाला है प्रोटीन के बारे में। अगर इस जीन को ही मैंने गायब कर दिया, तो ना कान का स्ट्रक्चर और फंक्शन कंट्रोल करने वाला ना प्रोटीन बनेगा, ना उसका कुछ बनेगा। तो मयूर सर के कान बोलो टाटा बाय बाय। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या मेरी बात? तो जीन क्या है भाई? जीन क्या है? एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट है डीएनए के ऊपर का। तो अगर आप सीक्वेंस देखते हो तो क्या होता है? जीन, जीएन, बहुत सारे जीन्स ऐसे जुड़ जुड़ कर क्या बना? डीएनए। और ये डीएनए पूरा कॉम्पैक्ट हो होकर क्या बना भाई? हमारा क्रोमोसोम बना, ठीक है। अब ये जो जीन्स में क्या होता है? जीन्स में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, मतलब एक जीन ऐसा होगा, दूसरा जीन वैसे होगा। तो ये जीन में फर्क कैसे कैसे आता है? एक जीन पर्टिकुलर कान का ही स्ट्रक्चर बनाएगा, तो दूसरा जीन जो है मेरे जीभ का जो है वो कलर का स्ट्रक्चर बनाएगा, जीभ का स्ट्रक्चर बनाएगा। होल्डिंग हो रही है नहीं मेरी जीभ, उसका स्ट्रक्चर बनाएगा। अब ये बनाएगा कैसे? क्योंकि ये जो जीन्स होते हैं उसके अंदर, अल्टीमेटली हमारा डीएनए बना किससे? न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड का अगर हमने खेला बदल दिया, खेला बदल दिया मतलब क्या भाई? न्यूक्लियोटाइड का अगर हमने सीक्वेंस बदल दिया, तो जीन का जो है उसका जो इंफॉर्मेशन है वो भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। और वो इंफॉर्मेशन बदलेगी तो उसके साथ उसका जीन का एक्सप्रेशन भी बदलेगा, मतलब उसका फंक्शन भी बदलेगा। इतनी बात सबको क्लियर है भाई? तो जीन हमने देख लिया क्या है। जीन इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए, वो देख लिया। जीन इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी, ये सेकंड पॉइंट हो गया। इट कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑल सेल्स एंड द बॉडी, बराबर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंट्रोल करता है। उसी के साथ द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन इज स्टोर्ड इन द जीन। और हम प्रोटीन को क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी का मैक्सिमम जो है हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन कौन डिसाइड करता है? प्रोटीन करता है, ठीक है। तो उस प्रोटीन की इंफॉर्मेशन किसके पास है भाई? जीन के पास होती है। इतनी बात। डीएनए देख लिया मेरे भाई, जीन दिख लिया मेरे भाई। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या है, ये एक बार एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई। देखो स्ट्रक्चर है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बराबर है। ये क्या है भाई? डबल स्टैंडर्ड है। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? ये क्या है? ये डबल स्टैंडर्ड है स्ट्रक्चर, ठीक है, एक दूसरे में लपेटा हो। पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस, देखो नाइट्रोजन बेस यहां पर और यहां पर। अगर आप ध्यान से देखते हो, एडेनिन किसके साथ बॉन्ड है? थाइमिन के साथ। अगर यहां पर समझो ये एडेनिन है, तो ये बॉन्ड करेगा हमेशा किसके साथ? थाइमिन के साथ ही बॉन्ड करेगा। अगर ये ग्वानिन है तो बॉन्ड करेगा किसके साथ? हमेशा वो साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड करेगा। ओके। रेल्स ऑफ द डीएनए मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट एसिड, बराबर है। रेल जो दिख रहे हैं पटरी के बीच में, जो आपको जो रेलवे के पटरी के बीच में जो यहां पर क्या होते, ऐसे बिछाए हुए होते, कंक्रीट के बने होते या पहले लकड़ी के होते थे, ठीक है। तो वो क्या है? वो है हमारे, देखो रेल्स, वो है हमारे न्यूक्लियोटाइड्स। ये देखो न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं भाई? पेयर अप कर रहे हैं। तो ये देखो ये होता है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अगर मैं ये स्ट्रक्चर देता हूं आपको, तो आप क्या कहोगे? कि यहां पर मुझे डबल रिंग दिख रही है, यहां पर मुझे डबल रिंग दिख रही है। तो डबल रिंग क्या होता है भाई? वो होता है हमारा प्यूरिन, बराबर है भाई। यो क्या होता है? हमारा प्यूरिन। यहां पर मुझे सिंगल रिंग दिख रही है, ऑब्वियस है कि प्यूरिन के साथ बॉन्ड करेगा तो कौन करेगा? वो करेगा हमारा पायरिमिडिन, पायरिमिडिन। सही बात है मेरे प्यारे बच्चों?
देखो आप इस स्ट्रक्चर से ही समझ सकते हो, डबल स्टैंडर्ड है प्यूरिन है, और ये क्या है येलो वाला, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड वो क्या होगा, पायरिमिडिन होगा। अब वो एडेनिन थाइमिन के साथ होता है या ग्वानिन साइटोसिन के साथ होता है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन देखो इस तरह से ये क्या होता है, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद एक आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मतलब ह्यूमन में ऑल टोटल कितने हैं भाई, कितने हैं ह्यूमन में, जो ऑल टोटल 20 से 30 हजार जीन्स हैं, जीन्स की बात कर रहा हूं मैं, डीएनए जीन्स, 25 से 30 हजार अलग अलग जीन्स है। उन सभी जीन्स को उन्होंने फाइंड आउट किया, उन सभी जीनोम को उन्होंने, उन सभी जीन्स को क्या किया, फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट करके उनको पूरा के पूरा उनको स्टडी किया, और उसमें से भी जो कोई भी हमारे हार्मफुल जीन्स थे, मतलब जो डिसऑर्डर कॉजिंग जीन्स या फिर डिसीज कॉजिंग जीन्स है, उसको उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये जो जीन्स है, ये पर्टिकुलर जीन जो है, इसके वजह से हमारे अंदर ये पर्टिकुलर डिसीज होता है। तो अगर किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि हम आगे जाके पढ़ने वाले अगले वाले क्लास में, उसके अगले अगले वाले क्लास में, तो उसमें जो पर्टिकुलर जीन के बारे में अगर हम पता चल गया कि ये जो जीन है भाई, ये हमें क्या करेगा, ये हमें अस्थमा कॉज करेगा, या फिर समझ लो ये हमें जो है सिकल सेल कॉज करेगा, तो उस जीन को हम क्या कर लेंगे, पहले से निकाल देंगे, तो बेबी में सिकल सेल नहीं होगा। तो इस तरह से क्या किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, कब हुआ था, इन 1990, बराबर है 1990 में ये शुरुआत हुआ था, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, और ये 2003 में जाकर कंप्लीट हुआ था, ठीक है। साइंटिस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड सेलेरा जीनोमिक कॉर्पोरेशन, ये प्राइवेट कंपनी है भाई, सेलेरा जीनोमिक कॉर्पोरेशन, प्राइवेट इंडस्ट्री इन यूएसए, कलेक्टिवली अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन, कंप्लीट पूरा का पूरा एक एक डीएनए, एक एक जीन को क्या किया उन्होंने, फाइंड आउट किया कौन सा जीन कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द फाइंडिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट, साइंटिस्ट कंफर्म दैट द नंबर ऑफ द जीन्स इन द ह्यूमन जीनोम इज अबाउट, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किधर है, किधर है, किधर है, किधर किधर, द नंबर ऑफ जीन्स इन द ह्यूमन कितने हैं भाई, कितने हैं भाई, देखो कितने हैं ये, देखो नंबर ऑफ जीन्स इन अ ह्यूमन जीनोम इज अबाउट 20 to 30,000. Later, the scientists discovered the genomic sequence of many microorganisms due to research in the genomic disease causing, देखो मैंने बोला था disease causing genes can be identified. The disease causing genes is identified, genetic disease can be diagnosed and properly treated. अगर हमें पता चल गया है की इस जीन के वजह से ये रोग हो सकता है, तर त्या जीनला आपण काय करू शकतो, काढून फेकू शकतो, बरोबर आहे। त्याच्यामुळे काय होणार, तो रोगच त्या होणार नाही। किती आहेत, एकूण 20 ते 30 हजार काय आहेत आपल्यामध्ये जीन्स आहेत ह्यूमन मध्ये, ठीक आहे। त्यानंतर सायंटिस्टनी भरपूर साऱ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं काय केलं, त्यांनी जीन्स जे आहेत त्यांनी फाइंड आउट करना शुरू किया, त्यांचं सिक्वेंसिंग पूर्ण शुरू किया। तो ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और उसके बाद एक था वो है फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। हर एक ह्यूमन का जो है थोड़ा सा जो है जीन का पार्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बेसिस पर हम क्राइम सीन अगर हुआ है तो उसका फाइंड आउट कर सकते हैं कि खून किसने किया है, इस बच्चे का बाप कौन है, इस बच्चे की मां कौन है, ये भी हम क्या कर सकते हैं, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब शुरुआत करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, जो कि है हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम कहते हैं आरएनए। अब ये भी सेम डीएनए के जैसा ही मेरे प्यारे बच्चों, ये भी सेम डीएनए के ही जैसा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड है। अब ये राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों है मैं बताने वाला हूं, ठीक है। इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, जैसे डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर था, ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। देखो इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो ये भी किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से ही बना होता है। जैसे फ्रेडरिक ने हमें बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस के अंदर उनको जो एसिड मिला वो क्या था, न्यूक्लिक एसिड उन्होंने नाम दिया था, और उनको लगा कि बस ये न्यूक्लियस के अंदर ही मिलता है। लेकिन बाद में जाकर उनको पता चला कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो बाकी सेल के जो है बाहर न्यूक्लियस छोड़ के भी बाहर की जगह पर मिलता है, मतलब न्यूक्लियस में ही नहीं मिलता खाली न्यूक्लिक एसिड, वो बाहर की जगह पर भी मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा फंबल हो गया, आप माफ कर देना, ठीक है। इट इज अ मेड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है मैं बताता हूं। देखो
हमने क्या देखा था भाई, हमने क्या देखा था कि ये होता है पेंटोस शुगर, डीएनए में भी था, इसमें भी होता है। इसके फर्स्ट कार्बन पर लगा होता हमारा एक नाइट्रोजन बेस, इसके फिफ्थ कार्बन पर जो है, ये फिफ्थ कार्बन पे लगा होता हमारा फॉस्फेट का ग्रुप। ठीक है, अगर मैं डीएनए की बात करता हूं तो इसके सेकंड कार्बन पर क्या था, ऑक्सीजन एब्सेंट था। लेकिन मैं अगर आरएनए की बात करता हूं तो इसके सेकंड कार्बन पर जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कहा जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको क्या कहा जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के चेन हैं, इसको एक दूसरे के साथ जोड़ दो और अपना आरएनए बना दो। ठीक है भाई, देखो अब क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में, क्या क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ राइबोस शुगर। वहां पर क्या था, डीऑक्सी राइबोस शुगर, यहां पर क्या था, राइबोस शुगर, क्योंकि इसके सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन एब्सेंट नहीं है, बरोबर आहे। त्यानंतर त्याच्यासोबत काय असतो, आपल्याला मिळतो याच्यामध्ये फॉस्फेट ग्रुप पण, याला आपल्याला काय म्हणतो, फॉस्फेट ग्रुप पण मिळतो। आणि त्यानंतर याचा जो फर्स्ट कार्बन आहे त्याला काय असतो, याला काय असतो, नायट्रोजन बेस अटॅच असतो। जर मी यामधला फॉस्फेट ग्रुप जर आहे काढून टाकला तर याला काय म्हणायचं, याला काय म्हणायचं, न्यूक्लियोसाइड। आणि याला मी जर फॉस्फेट ग्रुप अटैच केला तर याला काय म्हणायचं, न्यूक्लियोटाइड। बात सबको क्लियर है भाई मेरे प्यारे बच्चों, इतनी सबको क्लियर है। चलो अब देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड आर ऑफ 4 टाइप बिकॉज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। जैसे हमने डीएनए में अलग अलग नाइट्रोजन बेस देखे थे, कौन से थे, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, उसी तरह हम आरएनए में भी हमको अलग अलग नाइट्रोजन बेसेस देखने को मिलते, लेकिन इसमें फर्क देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जनाब ध्यान से ध्यान दीजिए। एडेनाइन होता है, ग्वानाइन होता है। अब एडेनाइन और ग्वानिन को हम क्या कहेंगे भाई, इसको हम कहेंगे प्यूरिन। और यहां पर एक बात थोड़ी सी चेंज हो गई है, वो होता है साइटोसिन और थाइमिन के जगह होता है यूरेसिल। डीएनए में क्या था, थाइमिन था, लेकिन आरएनए में क्या है, यूरेसिल है, इसको हम कह देंगे पायरिमिडिन, इसको हम कहेंगे पायरिमिडिन। अब देखो भाई, सबको पता है प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ क्या करेगा, पेयर अप करेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि सर डीएनए जो था डबल हेलिक्स था, डबल स्टैंडर्ड है, तो आरएनए क्यों नहीं, क्योंकि आरएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होता, अगर वो होता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, तो जैसे ही बनता है वो टूट जाएगा। ठीक है, जैसे ही बनेगा वो टूट जाएगा। तो आरएनए जो है कभी भी सिंगल स्टैंडर्ड ही रहेगा, ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा, ये खुद में ही उलझा हुआ भी रह सकता है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलो भाई, अब जो है आरएनए के कितने पढ़ते, 3 टाइप्स पढ़ते, टाइप्स ऑफ आरएनए। कौन से बेसिस पर पढ़े, इनके फंक्शन के बेसिस पर 3 टाइप पढ़े, इनके फंक्शन। अब अलग अलग 3 टाइप के अलग अलग आरएनए होते हैं। अब ये आरएनए का फंक्शन, मतलब ये टाइप्स कैसे पढ़े, उनको डिफरेंशिएट कैसे करें, कि वो फंक्शन कौन सा परफॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पर उनके अलग अलग टाइप्स पढ़े। जैसे कि फर्स्ट आता है राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम कहते हैं आरआरएनए। सेकंड होता है मैसेंजर आरएनए, तो आपको अभी दिमाग में क्लिक होगा, मैसेंजर मतलब भाई क्या, ये एक जगह से मैसेज दूसरी जगह पर पहुंचाता है, हाँ भाई यही काम करता है, इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। और ट्रांसफर आरएनए, क्या ये अपने पीठ पर किसी को बिठाकर किसी एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है, हाँ भाई यही करता है ये ट्रान्सफर आरएनए। त्याचं कामच तो आहे की तो एका जागेवरून गोष्ट उचलणार आणि दुसऱ्या जागेवर नेऊन पोहोचवणार, त्याला काय म्हणतात, ट्रान्सफर आरएनए। आता राइबोसोमल आरएनए काय आहे, चला पुढे बघूयात। ठीक है, चलो भाई देखो, सर्वात आधी येतं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए त्यालाच आपण शॉर्ट मध्ये म्हणतो आरआरएनए। तो भाई हा आहे राइबोसोम। ठीक है, जसं मी म्हटलं होतं, काय म्हटलं होतं, राइबोसोमल आरएनए शिकण्याच्या आधी आपण काय शिकू, आपण जो आहे एमआरएनए शिकू, म्हणजेच मॅसेंजर आरएनए। आता मॅसेंजर आरएनए काय करतो बघा, द आरएनए मॉलिक्यूल दॅट कॅरीज द इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम द जीन दॅट इज डीएनए चेन इन द सेल न्यूक्लियस टू राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म विच प्रोड्यूस द प्रोटीन इज कॉल्ड एज मैसेंजर। अरे बाप रे, इतना हो गया। तो भाई मेरी बात ध्यान से तो सुनो, मैंने क्या कहा था कि ये है हमारा डीएनए, मैंने क्या कहा था, ये है हमारा डीएनए, और डीएनए के इस पर्टिकुलर रीजन में, ये वाले पर्टिकुलर रीजन में क्या है, एक प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है। अब भाई डीएनए है किधर, न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए है किधर, न्यूक्लियस के अंदर। अब इस जीन के पास क्या है, उस पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है।
ठीक है। अब जीन तो क्या कर सकता है, जीन जो है न्यूक्लियस के बाहर तो नहीं जा सकता, न्यूक्लियस के बाहर तो नहीं जा सकता, तो ये क्या करता है, ये पुकारता है एक चीज को, ये पुकारता है एक बंदे को, उसका नाम है mRNA, उसका नाम है mRNA। बोलता है भाई जीन, जीन ऐसे जोर से आवाज mRNA, वो बोलता है हाँ भैया मैं प्रेजेंट हो गया। फिर बोलता है कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन मुझे बनाना है, ये एक जो अमका ढमका प्रोटीन है इसको बनाना है। mRNA बोलता है ठीक है भाई, आप न्यूक्लियस में ही रहो, आप कहीं बाहर मत जाओ, आपका जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है मुझे दे दो। तो इस जीन से बनता है पहले mRNA। फिर ये mRNA क्या करता है, ये तो हो गया हमारे न्यूक्लियस, ये जीन कहां पर प्रेजेंट है, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर। फिर ये जो mRNA, इस जीन से जो mRNA बना, ये mRNA आ जाता है भाई बाहर, न्यूक्लियस के बाहर। फिर ये है हमारा mRNA, देखो इस तरह से mRNA होता है, इसके ऊपर होता है इस तरह से पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन होता है अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। फिर इस पर आके बाइंड हो जाता है हमारा राइबोसोम। फिर ये राइबोसोम क्या करता है, यहां से पूरा का पूरा प्रोटीन की जो है चेन ऐसे बाहर निकल जाता है, ये प्रोटीन जो है ऐसे आगे 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 चेन बनती जाती है। तो ये हो गया हमारा mRNA। ठीक है, अब देखो mRNA के बारे में पता चल गया, द RNA मॉलिक्यूल दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द जीन। देखो इस जीन से क्या किया, इसने जो है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले बाहर लेके आई। ठीक है, दैट इज द डीएनए चेन इन द न्यूक्लियस, बराबर, ये न्यूक्लियस के अंदर है, वहां से प्रोटीन की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लेके आ गया। ठीक है, टू राइबोसोम, देखो यहां पर राइबोसोम है इन द साइटोप्लाज्म, तो ये अभी राइबोसोम कहां पर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। विच प्रोड्यूस द प्रोटीन इज कॉल्ड एज अ मैसेंजर। देखो अभी यहां से प्रोटीन की क्या हो रही है, यहां पर हो रही है। तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या था भाई, कि यहां से मैसेज उसने कैरी करा और वहां पर आके राइबोसोम को दे दिया, तो इसलिए इसको कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। अब चलो चलते हैं, ये देखो मैसेंजर आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। ठीक है, अब चलो चलते हैं राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए। द मॉलिक्यूल ऑफ द आरएनए विच इज कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम ऑर्गेनेली इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। तो हमने जो राइबोसोम आगे अभी देखा था, जो कि क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये जो राइबोसोम जो बना है, ये राइबोसोम बना किससे होता है, ये बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन, प्लस प्रोटीन, तो ये पूरा का पूरा बनता है हमारा राइबोसोम। तो ये जो आरएनए जो है इसको ही कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अभी हमने देख लिया था। ठीक है भाई, ये देखो mRNA पे राइबोसोम किस तरह से प्रोटीन करता है। ठीक, राइबोसोमल आरएनए देख लिया। राइबोसोमल आरएनए मतलब क्या होता है, जो आरएनए राइबोसोम जो ऑर्गेनेली जो है उसको बनाने में काम आता है। आरआरएनए प्लस प्रोटीन ये क्या बना देता है भाई, राइबोसोम। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, इसको मेम्ब्रेन ही नहीं होती राइबोसोम को। ठीक है, उसके बाद मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए, उसके अंदर जो जीन है, जीन से इंफॉर्मेशन ली प्रोटीन सिंथेसिस के और वो साइटोप्लाज्म तक लेके आया, मतलब यहां से मैसेज उठाया और यहां पर आकर बता दिया। इतनी बात सबको क्लियर है। उसके बाद आता है भाई हमारा टीआरएनए, जो कि है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, उसको ही हम कहते हैं टीआरएनए। अब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बात ध्यान से सुन रहे हो, एक बार फिर से सुनो। यह हैगा हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारा था भाई ये डीएनए, डीएनए से क्या बना भाई हमारा, बना इधर आया एमआरएनए बाहर। ठीक है, एमआरएनए के बाद, एमआरएनए ये है, एमआरएनए के पास क्या है भाई, इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन पर कौन आके बैठ गया, इस इंफॉर्मेशन पर आके बैठ गया हमारा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम आके बैठ गया। अब राइबोसोम क्या कर रहा है, आगे आगे खिसकता जा रहा है और पीछे से क्या बन रहा है भाई, यहां पर प्रोटीन की चेन बनी है। अब भाई ये प्रोटीन जो है वो बना किससे होता है, प्रोटीन जो है बना किससे होता है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड होता है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड, पांचवा अमाइनो एसिड, ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरों को जुड़कर क्या बनाएंगे भाई, जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो चेन बनाएंगे, उसको ही हम कहते हैं प्रोटीन। अब देखो भाई, मैसेंजर आरएनए जो है मैसेज लेके आ गया साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम जाके उस पर बैठ भी गया। अब राइबोसोम बोलता है
प्रोटीन बनाने के लिए तो हमें चाहिए अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड तो खुद नहीं बोलेंगे कि मैं चल के आऊंगा आपके पास और यहां पे राइबोसोम में घुस के फिर चेन बना दूंगा, नहीं। वो जो साइटोप्लाज्म में इधर समझो, इधर एक अमाइनो एसिड बैठा है, इधर 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 इधर, इन सभी को यहां पर लाके उनको क्या करना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना है। जोड़ने का काम कौन करेगा, राइबोसोम। लेकिन जो साइटोप्लाज्म में इधर उधर फैले हुए जो हमारे क्या है, हमारे जो अमाइनो एसिड है, उनको इस असेंबली की तरफ, ये पूरे के पूरे मशीनरी की तरफ लाने का काम कौन करेगा, वो करता है हमारा ट्रांसफर आरएनए। क्या करेगा भाई, ये जो ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है, इस एंड पर क्या बनेगा, हमारा अमाइनो एसिड यहां पर आके बैठ जाएगा उसके कंधे पर। साइटोप्लाज्म में यहां पर अमाइनो एसिड है, फिर ये टीआरएनए जो है इसको लेकर आएगा, अंदर घुसेगा और अपना आप ऐसे बाहर निकल जाएगा, और जो अमाइनो एसिड है एक दूसरे के साथ जुड़कर ये क्या बनता जाएगा, हमारा प्रोटीन का चेन बनता जाएगा, जो कि आप 10th क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो। अभी बस ओवरऑल आप ध्यान में रखो, ठीक है। द आरएनए मॉलिक्यूल विच अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ द एमआरएनए, देखो इस एमआरएनए पे जो मैसेज है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या करता है, कैरीज द अमाइनो एसिड अप टू द राइबोसोम। मैसेंजर आरएनए पर जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये साइटोप्लाज्म में जो कोई भी अमाइनो एसिड पड़े हुए हैं उसको लेकर आता है राइबोसोम की तरफ। अप टू द राइबोसोम इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर आरएनए। तर अशा प्रकारे काहीतरी स्ट्रक्चर असतो, ठीक आहे। याला लूप आपला काय म्हणतात, पिन मॉडेल म्हणतात त्याला, ठीक आहे। तर बघा हा एमआरएनए आहे, हा काय आपला ट्रान्सफर आरएनए आहे, ठीक आहे। यांच्यामध्ये काय होतं, बॉन्डिंग होत आहे, ठीक आहे। यांच्यामध्ये काय होतं, बॉन्डिंग होत आहे। ऍक्च्युअल मध्ये स्ट्रक्चर असा दिसतो त्याचा, तुम्ही ओळखूच नाही शकणार, ठीक आहे। अशा प्रकारे याचा काय दिसतो स्ट्रक्चर, आणि या एंडला काय झालाय, आपला अमाइनो एसिड येऊन बाइंड झालेला आहे। तो बच्चा लोग हमने क्या क्या देखा भाई, हमने क्या क्या देखा, पूरा का पूरा एमआर डीएनए देखा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्यों उसको कहा जाता है, क्योंकि सेकंड कार्बन पर जो है ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। उसके बाद जीन देखा, त्यानंतर आपण आरएनए बघितलं, आरएनए चे 3 टाइप बघितले, राइबोसोमल आरएनए, मेसेंजर आरएनए आणि ट्रान्सफर आरएनए, ठीक आहे। अशा प्रकारे आपण हा लेक्चर पूर्णपणे संपवला। आई होप तुम्हाला एकदम क्रिस्टल क्लियर समझला। कुठला पण डाउट असतो कमेंट सेक्शन में पूछ लो भाई, हम आपको आंसर दे देंगे। चलो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मंडळी, धन्यवाद।